Assalamu alaikum. My name is Zainab and today my topic of discussion is ocular tumors. Ocular tumors होते क्या है, आज ये पढ़ेंगे, इसकी मैनेजमेंट क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, ये पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाती है इसकी के डेफिनेशन और इसका जनरल ओवरव्यू के ओक्यूलर ट्यूमर्स होते क्या है। कोई भी ट्यूमर्स है तो उस पर क्या होगी, उसकी एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज और सेल्स या उसके अराउंड दी स्ट्रक्चर जो भी एबनॉर्मल ग्रोथ होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ट्यूमर बनेगा। अब यही जो सिचुएशन है, यही स्नैरियो अगर हम आईज की तरफ आई रिलेटेड कर दें, मतलब आई में कोई ऐसी एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई है अनकंट्रोल्ड और उसके अलावा जो है अराउंड दी आई कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो गए हैं तो हमारे पास क्या होगा, ओक्यूलर ट्यूमर ओरिजिनेट होगा। और ये बिनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। बिनाइन होता है जो अपनी लिमिटेशंस क्रॉस नहीं करता और मेच्योर होता है, मेच्योर इनफ जस्ट ट्यूमर है और उसको हम ना तो वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और ना ही वो स्प्रेड करता है और मेटास्टाइज करता है। जबकि जो मैलिग्नेंट है ये मेटास्टाइज करता है और अदर टिश्यूज को इन्वेड करता है और इमेच्योर सेल्स में होता है। और ये मोस्ट कॉमनली हमारे पास जेनेटिक भी हो सकता है और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। उसके बाद है कि ऑप्टिक नर्व को ये मतलब ये आई में ट्यूमर है तो इसका मतलब है कि ये विजन प्रॉब्लम करेगा, प्रॉब्लमेटिक होगा इन केस ऑफ विजन है। उसके अलावा ऑप्टिक नर्व को भी इन्वॉल्व कर सकता है और मेटास्टाइज करके जो है वो ब्रेन तक और उसके अलावा लंग्स तक भी जा सकता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। मतलब मेटास्टैटिक स्टेज इसकी जो है, जो कि लेट स्टेज होती है, वो लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है। अब जो ऑक्यूलर ट्यूमर्स हैं ये तीन में डिवाइड किए गए। एक इंट्रा ऑक्यूलर ट्यूमर्स होते हैं जो इनसाइड दी आई, मतलब एक कोरोइड है, उसके बाद कोरोइड कह रही हूँ, एक हमारे पास कंजक्टिवा है, कंजक्टिवा के बाद आ जाती है कॉर्निया, स्क्लेरा उसके सराउंडिंग पे। इनसाइड दी आई बॉल एक्वस में या विट्रस में या फिर रेटिना पे जो भी ट्यूमर्स ओरिजिनेट होते हैं उनको इंट्राऑक्यूलर कहते हैं। एडनेक्सल वो होते हैं ट्यूमर्स जो कि ऑर्बिट को, आईलिड को, लैक्रिमल ग्लैंड्स को इफेक्ट करते हैं। और मेटास्टाइज जो कि ब्रेन तक या फिर हमारे पास लंग्स तक जो है स्प्रेड कर जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टाइप है जो कि मोस्ट कॉमन इन पीड्स है, रेटिनोब्लास्टोमा। अब रेटिनोब्लास्टोमा जो है कि पीडियाट्रिक इंट्राओकुलर ट्यूमर है, मतलब मोस्ट कॉमन इन पीड्स होता है। कंजेनिटल भी हो सकता है। कंजेनिटल एनामली में क्या होगा कि कोई जीन है जिसमें म्यूटेशन है और म्यूटेशन की वजह से जो है उसको रेटिनोब्लास्टोमा हुआ। रेटिनोब्लास्टोमा असल में क्या होता है, मोस्ट कॉमन मतलब मैलिग्नेंसी है इन चिल्ड्रन और ये इमेच्योर रेटिनल सेल्स जो कि रेटिनोब्लास्ट है उनकी इमेच्योर ग्रोथ है। immature growth of the retinoblast और retinal cells leads to the retinoblastoma। और ये मोस्ट कॉमनली जो है RB1 जीन्स और जो कि गार्डियंस ऑफ द सेल साइकिल है उनके इफेक्ट होने की, उनमें कोई म्यूटेशन आती है उसकी वजह से रेटिनोब्लास्टोमा होता है। अब इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, लाइक जेनिटल है जो कि मोस्ट कॉमनली बाइलेटरल होता है और उसकी अर्ली ऑनसेट होती है, मतलब जब न्यू बॉर्न हुआ तो उसके बाद जो है उसमें ये सिम्टम्स वगैरह हमें मिलेंगे। उसके अलावा जो एक्वायर्ड है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब क्या कह सकते हैं 6 to 7 मंथ्स उसको डेवलप करने में लगेंगे। और ये मोस्ट कॉमनली जो ये यूनिलेटरल होता है और ये लेटर ऑनसेट होती है इसकी, ठीक है। अब ये एक हेल्दी आई है, आप देख सकते हैं this is a healthy eye and there is a macula and then fovea and this is a retina. But in case of retinoblastoma there is a on a peripheral position, peripheral portion पे ये एक ट्यूमर है जो ओरिजिनेट हुआ है। लेकिन जो हमारे पास पीडियाट्रिक पॉपुलेशन आती है या फिर हम कह सकते हैं कि जो एक वीएन लॉस के साथ पेशेंट्स आते हैं उनमें मोस्ट कॉमनली जो हमें ट्यूमर्स है वो फोविया पर मिलता है। फोविया एक सेंटर मैक्यूला एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पे हमें वो ट्यूमर्स मिलते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कि ये पाइनियल ग्लैंड, एक तो हमारे पास कंजेनिटल में हो गया कि बोथ आईज मतलब बाइलेटरल जो है वो होगा। उसके अलावा जो है ये पाइनियल ग्लैंड्स को भी इन्वॉल्व करेगा। पाइनियल ग्लैंड हमें पता है ब्रेन में पाया जाता है और इसका काम क्या होता है कि ये स्लीप एक साइकिल्स को मेंटेन रखता है। तो ये ट्राइलेटरल रेटिनोब्लास्टोमा भी इसे कहते हैं और ये मेटास्टाइज करके पाइनियल ग्लैंड तक चला जाता है। नेक्स्ट इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, आई ऑलरेडी सेड कि एक तो हमें जो है ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया क्या होता है, वाइट रिफ्लेक्सेस इन द प्यूपिल, यू कैन सी इन अ फिगर
there is a white reflexes in the pupil, which is called leukocoria. Then there is a strabismus, and which is also known as a misalignment of the eye, which is the most leading cause of the retinoblastoma, caused by the retinoblastoma. There is a misalignment of the eye. You can see there is a misalignment of the eyeballs, and there is a proptosis which involved in a later stage, but can say कि जब eyelid involve हो जाती है, मेटास्टाइज कर जाता है, तो उसके बाद प्रोप्टोसिस भी हो सकता है, मतलब eyelid जो है वो ड्रॉप कर जाती है. उसके अलावा रेड आई है, उसके अलावा संकन आई बॉल है, जिसमें आई के जो सराउंडिंग जो हमें मतलब नजर आ रहा है उसके ऊपर ऐसे जैसे वेब है. उसके अलावा ऑर्बिटल मैस जब इन्वॉल्व होगा तो उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा. अब ये अबाउट 2 to 4 मंथ्स जो है इसकी जो है रेगुलर स्क्रीनिंग करवानी पड़ती है, और इसके जो कॉजेज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता शो होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास मैनेजमेंट क्या होती है. कीमोथेरेपी हम देते हैं, लेकिन बच्चों में कीमोथेरेपी हम कैसे दे सकते हैं, मतलब वेनस इंजेक्शन हम कैसे दे सकते हैं. उनके बहुत सारे सिम्टम्स या कॉज हो सकता है इनकी ग्रोथ रिटार्ड कर जाए, तो इनमें जो बेस्ट मेथड यूज किया जाता है वो एंजियोग्राफी के थ्रू ही यूज किया जाता है. मतलब हम एंजियोग्राफी करते हैं, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी की तरफ अप्रोच होती है, और वहां पर हम जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स है लाइक मेल्फलान एंड टोपाटिकान आर इंजेक्टेड इनटू दैट एरिया सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, और ये इनकी कीमोथेरेपी होती है. ठीक है. रेडियोथेरेपी जो है वो लोकलाइज ट्यूमर्स के लिए होती है, लेकिन हम लोग रेटिनोब्लास्टोमा में रेडियोथेरेपी कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, क्योंकि ये यूज नहीं की जाती, और ये सर्टेन कंजेनिटल केसेस में जो है अवॉइड की जाती है. उसके अलावा अगर लेटर स्टेज है और आई लिड को भी इन्वॉल्व कर लिया है तो कम्प्लीटली जो आई है वो रिमूव कर दी जाती है. अब ये आपको दिखा सकते हैं फिगर में. सबसे पहले इसका मैस आप देख सकते हैं, फिर जैसे जैसे कीमो होती रही है उसके आईज जो है वो बैक टू नॉर्मल हुई हैं, और इसके कुछ सिस्टमैटिक जो इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, वो कम होते हैं इन दैट केस अगर इंट्रा आर्टीरियल हमने कीमोथेरेपी की है. अब ई न्यूक्लिएशन और ई विजरेशन में डिफरेंस क्या होता है. ई न्यूक्लिएशन है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ द होल बॉल ऑफ द आई, और इसमें 10 to 12 mm ऑफ द ऑप्टिक नर्व जो है आल्सो इन्वॉल्व होती है. लेकिन जो इविसरेशन है वो आई बॉल की रिमूवल होती है, उसमें हम लोग जो मसल्स हैं, सराउंडिंग मसल्स हैं, उनको रिमूव नहीं करते. अब जब लार्ज ट्यूमर्स है, मतलब इन्वेड किया हुआ है टिश्यूज को, तो इन न्यूक्लिएशन इन दैट केसेस करते हैं. उसके अलावा क्रायोथेरेपी एंड लेजर फोटोकोएगुलेशन भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर लेस लाइकली रेटिनोब्लास्टोमा में यूज होते हैं. नेक्स्ट कुछ आईलिड के ट्यूमर्स हैं, जैसे कि बेसल सेल कार्सिनोमा. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द आईलिड ट्यूमर इज द बेसल सेल कार्सिनोमा. अगर आपसे कोई पूछे तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द आईलिड ट्यूमर कौन सा है, तो वो है बेसल सेल कार्सिनोमा. और ये क्या करता है कि जो स्ट्रेटम बेसेल जो कि एपिडर्मिस की सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसको इन्वॉल्व करता है, और वहां पर उसको इन्वॉल्व करता है, और वहां पर इमेच्योर ग्रोथ ऑफ द सेल होती है और ट्यूमर बनता है. और ये मोस्ट कॉमनली जो है यूवी रेडिएशन की वजह से ही होता है, और ये स्लो ग्रोइंग है और लोकली इन्वेजिव है, मतलब ज्यादा इन्वेड नहीं करता. अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा सुपरफिशियली ही जो स्क्वेमस सेल्स हैं स्किन के उनको अफेक्ट करता है, और ये टॉपर लेयर को अफेक्ट करता है. और हमारे पास ये लेट पेशेंट जब प्रेजेंट करता है तो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसकी आई पे अल्सर हो. यू कैन सी दिस इज अ बेसल सेल कार्सिनोमा विच इन्वॉल्व्स द स्ट्रेटम बेसल, एंड देयर इज अ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा which damage the top layer, and there is a later stage in which it ulcerate, और अल्सरेशन के साथ ही प्रेजेंट करते हैं पेशेंट, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है. उसके अलावा स्पेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा है, जो कि रेयर है बट एग्रेसिव टू है, मतलब अग्रेसिव भी हो जाता है. अब ये कहाँ पर होता है, स्पेशियस ग्लैंड से जो है, जो स्पेशियस ग्लैंड्स हैं उनमें जो है एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए और राइज हो जाए, तो वहां पर हमारे पास क्या बनता है, स्पेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा. अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेलानोमा ऑफ द आई. मेलानोमा इज द मोस्ट कॉमन, और कह सकते हैं मेलिग्नेंसी इन द एडल्ट. अगर पूछी जाए तो हमारे पास मेलानोमा है. मेलानोमा इज द मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी इन द एडल्ट. इंट्राओकुलर होता है, ये रेटिना पर भी, कोरोइडल सेल पर भी हो सकता है, उसके अलावा जो है आइरिस पर भी हो सकता है, मतलब आई बॉल के अंदर भी हो सकता है. इसमें क्या होता है, मेलानिन आपको पता है कि प्रोड्यूस बाय द मेलानोसाइट्स व्हिच आर प्रेजेंट यूजुअली ऑन आवर स्किन. लेकिन क्या होता है कि जो कोरोइड के मेलानोसाइट्स हैं उनमें एबनॉर्मल ग्रोथ होती है और मेलानोमा, और एक मोल की तरह हमें नजर आता है. ठीक है.
अब अगर आईलिड पे मेलानोमा है तो दोनों आईलिड्स पे अगर मेलानोमा होगा और जब आईज क्लोज होंगी तो वो दोनों जब मिलेंगे तो वो किसिंग मेलानोमा है जो लेंजेस को टच कर रहा है। और उसके अलावा जो है हमारे पास ये पिगमेंटेड डोम शेप मैस हमें नजर आता है ब्राउन कलर में। और इसकी जो म्यूटेशन है वो P53 मतलब गार्डियन ऑफ द जीनोम जो है उसमें म्यूटेशंस आती हैं और ये लीड करती हैं कोरोइडल मेलानोमा और उसके अलावा मेलानोमा ऑफ द आई। कोरोइडल मेलानोमा जो है मोस्ट कॉमन होता है जो कि 90% ऑफ केसेस में होता है। अब इसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं? रेडियोथेरापी हम लोग करते हैं, लेकिन रेडियोथेरापी में जो है स्टेरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी वो की जाती है। उसके अलावा ब्रेकियोथेरापी की जाती है और ट्रांसप्यूपिलरी थर्मोथेरापी भी कर सकते हैं जिसमें हम लोग थर्मल रेडिएशन करते हैं टू सप्रेस देयर ग्रोथ। उसके अलावा लेजर सर्जरी जिसमें मोस्ट कॉमनली आर्गोन लेजर यूज की जाती है फॉर मैनेजमेंट। और अगर ये इन्वेड कर जाए तो हम ई न्यूक्लिएशन मतलब अगर ये सारे जो कॉजेज हैं या ट्यूमर को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो हमने क्या करना है, लार्ज इनफ है तो हमने ई न्यूक्लिएशन कर देनी है। और अगर ई विजरेशन है तो बस मतलब पेनफुल आई है इसका मतलब है कि उसकी ऑप्टिक नर्व इंटैक्ट है तो हमने क्या करना है उसकी ई विजरेशन कर देनी है कि जो जस्ट हमने क्या किया कि आई ट्यूमर को निकाल दिया। ठीक है। उसके बाद कुछ क्लिनिकल मॉनिटरिंग एंड प्रोग्नोसिस है जिसमें हम लोग अर्ली डायग्नोसिस उसके बाद उसका फॉलोअप केयर रखते हैं। पीडियाट्रिक में जो है फेमिलियल केसेस को की स्क्रीनिंग की जाती है कि उनमें सुप्रेसिव और रिसेसिव एंड डोमिनेंट जीन्स हैं तो देख के उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। उसके अलावा प्रोग्नोसिस जो है वो ट्यूमर साइज, ऑप्टिक नर्व इन्वेजन और मेटास्टैटिक स्टेज पे डिपेंड करता है। प्रोग्नोसिस जो है मतलब क्या इसके कॉजेज के चांसेस है तो वो ट्यूमर साइज, ऑप्टिक नर्व इन्वेजन और मेटास्टैटिक स्टेज पे डिपेंड करता है। उसके अलावा जो है मोस्ट कॉमनली जो ट्यूमर्स हैं वो पाइनेट ग्लैंड्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। उसके अलावा जो है जेनेटिक म्यूटेशंस भी हो सकती हैं। अब इसको वाइंड अप करते हैं कि जो हमारे पास रेटिनोब्लास्टोमा एंड मेलानोमा है ये इंट्राओकुलर मैलिग्नेंसीज है और मोस्ट कॉमन और लाइफ थ्रेटनिंग भी है। उसके अलावा जो मोस्ट कॉमन है वो बेसल सेल कार्सिनोमा है और कीमो, रेडियो, लेजर एंड सर्जरी आर देयर मेजर ट्रीटमेंट्स। और उसके अलावा जो जेनेटिक है वो मेजर रोल प्ले करती है इसमें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग ऑन माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज।